आज बहुत सारी मीटिंग है। हाँ है ना। बहुत है बहुत है। हम्म। हमारे हमारे वो नरसिंह भाई ठीक है, ठाकरिया मेरी भी आवाज सुनाई मेरी देती आवाज है? सुनाई देती है? थोड़ा जोर से हाँ, बोल रहे हैं। हेलो। नमस्ते वर्षा जी। हम्म। हेलो। हेलो। आवाज सुनाई दे रही है। सर मारी आवाज हाँ संभળાય आवाज છે? है। हाँ, संभળાય संभળાય મને संभળाય કોઈની અવાજ સંભળાય નથી છે બરોબર. સંભળાતી. હેલો. તમને સંભળાય? યસ યસ यस યસ, हेलो। यस બરાબર થઈ ગયું. बराबर. ચલો, चलो. मीटिंग शुरू हाँ, થઈ सुन ગઈ છે. देता है, सुनाई देता है. मीटिंग की मीटिंग शुरुआत की करते शुरुआत हैं. करते हैं. आज की इस आज की ई मीटिंग में रोहित लॉज की रोहित ओर लोग से की मैं ओर से सभी मैं प्रेजेंट मेंबर्स का प्रेजेंट स्वागत करती हूँ. करती हूँ. और इको प्रोग्राम आता की है. इको इज कमिंग. प्रोग्राम की प्रोग्राम शुरुआत की हम शुरुआत हम यूनिवर्सल इन्वोकेशन से यूनिवर्सल करेंगे. इनवोकेशन से करेंगे. यूनिवर्सल इन्वोकेशन के लिए मैं यूनिवर्सल ब्रदर इनवोकेशन के लिए हर्षवर्धन मैं सेठ सर को ब्रदर आमंत्रित हर्षवर्धन करती सर हूँ. को आमंत्रित करती हूँ. शेठ सर. शेठ सर. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh hidden life, Vibrant in vibrant in every every atom. atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh hidden light, Every shining in creatures. every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Hidden love, Oh embracing hidden all love, in oneness. embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Is also one know with he every is other. also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे. सभी को नमस्कार। मैंने कहा बीच में व्यवधान आ रहा है तो कम से कम नमस्ते बोल दो। ध्यान ध्यान चल रहा है. Shanti. आज की रोहित लॉज की ई मीटिंग्स में आप सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है श्री नंद कुमार राउत साहेब. वैसे तो सर का ये हमारे रोहित लॉज में सेकंड कार्यक्रम है, पर फिर भी काफ़ी कुछ सदस्य नए होंगे तो हमें इनके व्यक्तित्व से थोड़ा अवगत होना ज़रूरी है. तो नंद कुमार साहब का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उन्होंने पूना से पीई सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्होंने सिविल इंजीनियर की पोस्ट पे अपनी जो सेवा है वो प्रदान की थी और 2015 में वो रिटायर हुए थे. थियोसॉफिकल सोसाइटी में वो 1 दिसंबर 1997 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को अकोला महाराष्ट्र से ज्वाइन किया था. सन 2008 से 2016 तक वो अकोला लॉज के ट्रेजरर की पोस्ट पे सर ने अपनी सेवा प्रदान की थी. बाद में सन 2016 से लेकर 2019 तक अकोला लॉज के अध्यक्ष भी थे. सितंबर 2016 से सितंबर 2019 तक मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के भी वो अध्यक्ष रह चुके थे और सन 2019 से लेकर अब तक वो वाराणसी इंडियन सेक्शन की ओर से नेशनल लेक्चरर की पोस्ट को स्वीकार करके अपनी जो सेवा है वो प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने थियोसॉफिकल लिटरेचर का
बहुत ही गहन अध्ययन किया है और ज़्यादातर हम सभी जो थियोसॉफी के इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानते नहीं हैं, तो साधारणतः जो लिटरेचर है हमारा इंग्लिश का, इसको जितना हो सके इसको सिंप्लीफाई करके हिंदी में हम सबको थियोसॉफिकल नॉलेज से वो अलग अलग विषयों पे अवगत कराते हैं। तो सर का आज का विषय है द लाइफ एंड वर्क ऑफ मोहिनी मोहन चटर्जी। तो आगे के प्रोग्राम के संचालन के लिए मैं आपकी आवाज बीच में कट रही है वर्षा। नंद कुमार साहब को मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ। आवाज कट रही है, कुछ लग रहा है मुझे। नहीं सर, मेरी ओर से तो बराबर है। नंद वर्षा कुमार बेन सर, आवाज નથી આવતો। हेलो हेलो, હવે હવે આવે છે? हेलो, योर पिक्चर इज नॉट क्लियर। आपका पिक्चर क्लियर नहीं आता है, वाइब्रेशन होता है, वॉइस भी क्लियर नहीं आता है। હવે આવે છે અવાજ? हाँ હવે આવે છે। वर्षा कई वांधो હવે नहीं। આવ્યું। सर का जो व्यक्तित्व का जो परिचय है वो मैंने दे दिया है। तो अब मैं आगे के प्रोग्राम के लिए नंद कुमार साहब को मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ। राउत सर, शायद अगर मेरा नेटवर्क का इश्यू है या मेरा मान लो कि आवाज नहीं आ रहा है तो शेठ सर माइक हैंड ओवर कीजिए ना नंद कुमार सर को। हेलो, हाँ राउत साहब, ओके नाउ प्रोग्राम शुरू कीजिए। थियोसॉफिकल सर्कल में पूरा नाम बोलते नहीं थे, चटर्जी ने भी नहीं बोलते थे, मोहिनी के नाम से वो जाने जाते थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी माँ का नाम चंद्र ज्योति देवी था और वह एक बहुत बड़े हिंदू सुधारक राम मोहन राय की पोती थी। वो उनकी पत्नी का नाम था सरोजा देवी। बहुत प्रसिद्ध बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी वो। तो उनके परिवार में ऐसे बड़े बड़े लोग थे। वर्षा प्लीज म्यूट कर दीजिए। वर्षा तुम्हारी हाँ हाँ हाँ, इट्स ओके नाउ। यस। तो ऐसा बड़े परिवार से थे वो, बहुत अच्छे। और उनकी जो पत्नी सरोजा देवी थी वो
फेमस कवि, अपने बंगाली कवि जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी भतीजी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी उनको जब वो गीतांजलि पर लिखने पर जो उनको अवार्ड मिला था, तो वो जो उस समय उन्होंने जो व्याख्यान दिया था, वो व्याख्यान हमारे पास में है, उसकी कॉपी। वो बहुत इट वाज फिल्ड विथ मोस्ट स्पिरिचुअलिटी। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने स्पिरिचुअल बात कही थी उस व्याख्यान के दौरान। तो ऐसे फैमिली से मोहिनी मोहन चटर्जी थे। दूसरा, वो ब्रह्मो समाज के सक्रिय सेवक भी थे, सदस्य थे ब्रह्मो समाज। और मोहिनी चटर्जी 6 अप्रैल 1882 को बंगाल थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हुए थे, 1882 में। और उसी दिन बंगाल थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक शाखा की स्थापना भी हुई थी, और उसी दिन वो मेंबर बन चुके थे। और उन्हीं दिनों में उनकी मैडम ब्लेवर्ड्सकी जी से मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैडम ब्लेवर्ड्सकी बंगाल के थियोसॉफिस्ट मेंबर को मिलने के लिए कलकत्ता पहुंची थी, और उनकी मुलाकात उनसे भी हुई थी। 10 मार्च 1983 में कुल 17 लड़कों के साथ, यानी चिल्ड्रन, जब कर्नल ऑलकॉट जी ने कलकत्ता में पहली थियोसॉफिकल संडे स्कूल खोली थी या स्थापित की थी, तो उन्होंने मोहन चटर्जी को स्कूल के शिक्षक के तौर पर नियुक्त भी किया था, और वो बंगाल शाखा के अवर सचिव भी बने थे। उसी दौरान उन्होंने यह दावा किया कि वह महात्मा कुथुमी जी के चेला बन गए, चेला ऑन प्रोबेशन। और उन्होंने 5 से 6 मौकों पर महात्मा कुथुमी जी की उपस्थिति भी देखी थी। उनके लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट, घटनाएं हुई थी, वो 5-6 बार तो उनको उनकी छवि दिखी थी महात्माओं की। सन 1982 वहां से शुरू होकर 1882 से 1884 तक महात्मा कुथुमी जी से उन्हें कुछ पत्र प्राप्त हुए थे। कुल 14 पत्र प्राप्त हुए थे, और वो पत्र जो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में प्रकाशित हुए थे। पहली सीरीज में 7 लेटर थे, खत थे, और सेकंड सीरीज में 7 खत थे, और वो दोनों भी सीरीज प्रकाशित हुए थे। मोहिनी चटर्जी ने कर्नल ऑलकॉट जी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था, और वे 1884 में कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवर्ड्सकी के उनका जो दौरा हुआ था यूरोप का, उन दौरों में वो उनके साथ थे। दोनों भी फाउंडर के साथ में वो यूरोप के दौरे पर थे। उन्हीं दौरों के दरमियान एक समय में मोहिनी चटर्जी 1884 में लंदन में मौजूद थे। उन दौरों के दौरान तब एक जर्मन कलाकार वहां पर पहुंचे थे, और उनका नाम था हरमन शमीचंद, और उन्होंने महात्माओं को चित्रों को चित्रित किया था। और ये उसी समय मोहिनी चटर्जी वहां पे उपस्थित थे। दूसरा महत्व का उन्होंने एक काम ऐसा किया कि बीइंग ए चेला ऑफ द मास्टर KH, he gave evidence to the Society for Psychical Research concerning the reality of the psychic phenomena at Adyar in what come to the known as Hodgson investigation. थियोसॉफिकल सोसाइटी पर उन दोनों में बहुत मुश्किलें आन पड़ी थी। उसी दौरान साइकिकल रिसर्च सोसाइटी लंदन की, वो भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के पीछे पड़े थे सच जानने के लिए। तो उसी दौरान मोहिनी चटर्जी ने वो गवाह भी दी थी। महात्मा कुथुमी जी के चेला होने के नाते उन्होंने लंदन की सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च को हॉचकिन जांच, वो मिस्टर हॉचकिन आए थे, उनके
प्रेसिडेंटशिप में वो जांच हुई थी, और वो जांच में अडयार में जो साइकिक घटनाएं होती थी उनकी वास्तविकता, उसकी रियलिटी के बारे में उन्होंने गवाही दी थी, और उनका एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण काम रहा। 1885 में वे व्याख्यान देने के लिए आयरलैंड गए और वहां डबलिन लॉज की स्थापना की। वहां पर उन्होंने जो आयरिश कवि थे जॉर्ज रसेल और विलियम बटलर येट्स, इनके ऊपर उनकी गहरी छाप पड़ी, मोहिनी चटर्जी की गहरी छाप पड़ी, और परिणाम स्वरूप येट्स ने, उनके जो विलियम बटलर येट्स जो कवि थे, उन्होंने मोहिनी चटर्जी शीर्षक से एक कविता भी की थी उनके ऊपर। महात्मा मोहिनी चटर्जी को महात्मा कुथुमी जी से जो 14 खत मिले थे, उसमें पहले सीरीज के जो खत थे उनके नंबर मैं पढ़ता हूं। 10 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 23 नंबर और 52 नंबर, ये ऐसे 7 खत फर्स्ट सीरीज के थे। उसके बाद में सेकंड सीरीज में 57, 58, 59, 60, 61, 62 एंड 63, ऐसे 7, यानी कुल 14 खत उनसे महात्माओं से मिले थे। और उन्होंने जो खत लिखे थे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो खत है, उस खत में महात्मा कुथुमी जी ने मोहिनी चटर्जी को कौन सा उपदेश किया, उनको उस खत में क्या कहा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लेटर का मैं अर्थ स्पष्ट करता हूं। महात्मा लेटर नंबर 11 पहली सीरीज के, उन्होंने लिखा था, मेरे चेलों को कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए और न ही हमारे एजेंटों को गलत विचारों से घायल करना चाहिए। हमारे कार्य करने के तरीके अजीब और असामान्य है, लेकिन अक्सर संदेह पैदा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये लेटर नंबर 11 का था। अब लेटर नंबर 13 में लिखा उन्होंने, इस पत्र में महात्मा कुथुमी मोहिनी से कहते हैं कि उपासिका यानी मैडम ब्लैवर्ट्सकी, उनके प्रति और उनके बारे में आपका रवैया बचकाना यानी चाइल्डिश है। यह मत भूलो कि हमारे भारत के लिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अंग्रेजों को उन सभी अच्छाइयों से के बारे में बताना बेहतर है जो ब्लैवर्ट्सकी नैतिक रूप से प्राप्त कर रही है। ब्लैवर्ट्सकी नैतिक रूप से जो प्राप्त कर रही है, उसको अंग्रेजों के बारे में अंग्रेजों को बताना जरूरी है, ऐसे महात्मा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपना रवैया बदलेंगे। तो मोहिनी से बोलते हैं कि आप अपना रवैया बदलो, और मुझे उम्मीद है कि आप अपना रवैया बदलेंगे। और कब? खासकर रूस से यानी रशिया से ब्लैवर्ट्सकी के दोस्तों के आने पर, उनके दोस्त आने वाले थे, उस समय उनको अपना रवैया बदलने को कहा। और आपको ध्यान से उन्होंने उस उच्च पद की भावना से प्रभावित करना होगा। यानी जो रूस के मैडम ब्लैवर्ट्सकी के दोस्त आने वाले थे, उनको उस उच्च पद की भावना से प्रभावित करना होगा। यदि वह नहीं कहती है ब्लैवर्ट्सकी, तो मैं तुमसे कहता हूं लड़के, ऐसी बचकानी हरकतें करना बंद करो। आप ऐसे भारत के प्रतिनिधि हैं जो पुनर्जीवित होने जा रहा है, इसलिए आपको एक दार्शनिक का असर दिखाना होगा। आप एक हंसता हुआ युवक नहीं, बल्कि एक चेला होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे निर्देशों को याद रखेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। महात्मा KH। उसके बाद लेटर नंबर 23, उनमें कुथुमी जी कहते हैं, बाबू मोहिनी, आप दृढ़ रहे, पक्के रहे, चाहे सही रास्ते पर हो या नहीं।
अगर आप सच्चे हैं तो आप सफल होंगे, क्योंकि मैं आपकी मदद करूंगा। आपके देश को मदद की जरूरत है और आपके पास वह मन की शक्ति है जो महानता का तत्व है, जिसे आपने अपने कठोर संकल्प में दिखाया जाना चाहिए और जिसके साथ आप सभी बाधाओं और सभी विरोधों पर काबू पाने के लिए अपने अंत तक आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करें और आप सफल होंगे। महात्मा कुथुमी। लेटर नंबर 58, इसमें कहते हैं महात्मा जी, मेरे नव स्वीकृत चेला मोहिनी चटर्जी से निम्नलिखित कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। कार्य नंबर 1, वह अपनी सारी ऊर्जा को अविश्वासियों को साबित करने के लिए समर्पित करेगा कि हम ऋषियों के वारिस हैं और मरे नहीं हैं, और यह कि संस्थापकों यानी फाउंडर्स मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल अलकॉट हमारे प्रत्यक्ष आदेशों के तहत थियोसॉफी में कई चीजों पर काम कर रहे हैं। मतलब इस स्वार्थ को भूल जाना, अपने देश के लिए प्रयास करना और काम करना और ईसाई हानिकारक अंधविश्वास का प्रतिकार करना। नंबर 3 था उन कट्टर ब्रह्मोस को पूरी तरह से तोड़ना और उनका पर्दाफाश करना, जिनके ब्रह्मवाद अपने मुखौटे के तहत ईसाइयों को छिपाते हैं। और दूसरी बात, आखिरी में उन्होंने चौथी बात कही कि वह मेरे किसी भी चेले से नाम द्वारा बात नहीं करेगा। कोई किसी का नाम लेकर, मोहिनी चटर्जी को कहा कि मेरे बाकी जो चेले हैं उनका नाम लेकर बात नहीं करेगा। उसे सभी को लोगों को बताना चाहिए, मोहन चटर्जी ने सभी लोगों को बताना चाहिए कि वह मेरे चेलों में से मिला है, चेलों से मिला है और उन्हें जानता है। ये बातें महात्मा कुतुब जी ने 58 नंबर के लेटर में उनसे कहा है कि ये कार्य करना है। फिर 59 लेटर नंबर 59 में कहते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक आम बैठक 27 नवंबर या 7 दिसंबर को बॉम्बे में आयोजित किया जाना है। सभी सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भेजा जाएगा। श्री सीनेट भी वहां आएंगे। मैं पूछता हूं कि आप बंगाल सोसाइटी के प्रतिनिधि बने। मोहिनी जी से कहते हैं कि आप वहां पर बंगाल सोसाइटी के प्रतिनिधि के तौर पर जाए, आपको जाना होगा। वहां देहरा एक हिमाचल प्रदेश का एक शहर है जो हिमालय में एक उत्तरी भारतीय राज्य है। फिर वहां देहरा से 1 या 2 दिन मेरठ में रुकना, कलकत्ता के बजाय इलाहाबाद और 23 या 24 तारीख को उपासिका के साथ चले जाना। अगर कलकत्ता की सोसाइटी ने इसे करने से मना कर दिया, यानी बाबू मोहिनी जी को बंबई भेजने के लिए जो एक्सपेंडिचर लगता है, खर्चा लगता है, अगर वो बंगाल सोसाइटी ने, कलकत्ता की सोसाइटी ने अगर ये करने से मना कर दिया तो मैं आपकी यात्रा का भुगतान करूंगा। महात्मा कहते हैं कि मैं उसका पेमेंट करूंगा आपकी यात्रा का। कारण अपने देश और सिद्धांत के लिए यह नितांत आवश्यक है कि आप इसका प्रतिनिधित्व करें। आप निश्चित रूप से संस्थापकों के साथ रुकेंगे और इस बात को नरेंद्र को लिखे और अपने सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वोत्तम साधनों के रूप में उनसे परामर्श करें, उनसे एडवाइस ले। यदि आप धैर्यवान हैं तो आपके पास मेरा चित्र होगा, फोटोग्राफ, और वह आपके लिए एक तावीज होगा, एक तावीज के तौर पर वो काम करेगा। कुथुमी जी। लेटर नंबर 60, मैं चाहता हूं कि
मोहिनी चटर्जी मेरे लिए नीचे लिखे शब्दों में एक बयान लिखे, और क्या लिखे कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने 2 अलग अलग मौकों पर मिस्टर ह्यूम को 2 पत्र लिखे थे, और उसमें उन्होंने मोहिनी जी को बता कि क्या कारण है ये भी बताया, जिनका जवाब उन्होंने मिस्टर ह्यूम ने कभी भी नहीं दिया। स्पष्ट कथन की आवश्यकता है कि मिस्टर ह्यूम ने कुछ पत्रों का उत्तर नहीं दिया है। इसे यानी इस खत को तुरंत मोहिनी को भेजे और उसे अपना बयान आपको भेजने के लिए कहे। फिर लेटर नंबर 62 में कहते हैं, और उस पर लिखा है सिर्फ मोहिनी जी के लिए, ओनली फॉर मोहिनी। पश्चिमी लोगों पर एक नियमित, स्थायी और आंतरिक छाप बनाने से पहले उन्हें बाहरी रूप से प्रभावित करना पड़ता है। याद रखें और समझने की कोशिश करें कि मैं आपसे निम्नलिखित करने की अपेक्षा क्यों करता हूं। जब उपासिका आएगी, मैडम ब्लैवर्ट्स्की आएगी, तो आप उससे मिलेंगे और उसे रिसीव करेंगे और दंडवत प्रणाम भी करेंगे, जैसे आप भारत में थे और वह आपकी अपनी मां थी। उन्होंने कहा कि मैडम ब्लैवर्ट्स्की को मिले, उनसे रिसीव करे और उनसे दंडवत प्रणाम भी करे, जैसे भारत में आप अपनी माँ से जो मिलते हैं और अपने प्रणाम करते हैं दंडवत, उस प्रकार का प्रणाम करें। और उस समय जो लोग फ्रांसीसी लोग, जो अन्य लोगों की भीड़ से ऐतराज नहीं करना है, वहां पर फ्रांसीसी लोग होंगे, उनका कोई टेंशन नहीं लेना है, यानी ऐतराज नहीं करना कि ये भीड़ है और मैं कैसा दंडवत प्रणाम करूं उनको। आपको उन्हें अचेत करना होगा, यानी फ्रांसीसी लोगों को। और अगर कर्नल आपसे पूछता है क्यों, यानी कर्नल अलकॉट भी उसी के साथ में थे, अगर ये दंडवत प्रणाम करेगा और कर्नल उनसे पूछेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसे जवाब देंगे आप कि प्रणाम किया, यह प्रणाम, दंडवत प्रणाम एचबीबी को नहीं, बल्कि उनके अंदर के आंतरिक आदमी या इनड्वेलर, अंदर में रहने वाले, उनको किया है। ऐसा कर्नल अलकॉट जी को बताना, ऐसे महात्मा कहते हैं। पेरिस और अन्य स्थान पर जहां विदेशी सदस्य निवास कर सकते हैं, इस प्रकार आप पेरिस में पूरे समय उन्हें देखने यानी एचपीबी को देखने यानी मिलने और उनसे छुट्टी लेने पर उन्हें प्रणाम, दंडवत प्रणाम करेंगे। अगर एचपीबी ने कोई टिप्पणी की उस पर, तो उसके आश्चर्य पर कोई परवाह किए बिना ही आप दंडवत करें, उनको प्रणाम करें। अब तक मैं आपके प्रयासों से संतुष्ट हूं। महात्मा कहते हैं कि मोहिनी जी को कि अब तक आपने जो भी प्रयास किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जो कार्य किए, जो अच्छे कार्य किए, उन प्रयासों से मैं संतुष्ट हूं और आप दृढ़ रहो और सिखाओ। आप अभी भी अपने देश के लिए एक महान वरदान के साधन हो सकते हैं। महात्मा कुथुमी के एक और लेटर लिखा उन्होंने, लेटर नंबर 63। उनमें कहते हैं, मोहिनी को इस पत्र से पश्चिमी लोगों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास समय नहीं है। जब तक वह यानी मोहिनी यह नहीं दिखाता कि वह मेरी मदद कर सकता है, तब तक उसकी आध्यात्मिक शिक्षा से सोसाइटी का क्या भला हो सकता है। 4 लाइन का ही एक लेटर है ये। फिर से पढ़ता हूं कि मोहिनी को इस पत्र से पश्चिम लोगों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास समय नहीं है।
जब तक वह यह नहीं दिखाता कि वह मेरी मदद कर सकता है, तब तक उसकी आध्यात्मिक शिक्षा से सोसाइटी का क्या भला हो सकता है। ऐसा उन्होंने जो आखिरी का 63 लेटर है वो इस प्रकार से लिखा। इस तरह से महात्मा कुतुजिमे ने मोहिनी चटर्जी को खत लिखे थे। उन दिनों में भारत में जो थियोसॉफिकल आंदोलन में उनकी जो मूवमेंट थी, थियोसॉफिकल मूवमेंट एस्टेब्लिश हुई थी, उसके आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में शुरुआती दौर पर मैडम ब्लैवर्ट्स्की युवा भारतीयों की भर्ती के लिए बहुत उत्सुक थी। उन्हें लगता था, मैडम ब्लैवर्ट्स्की को उन्हें लगता था कि नई पीढ़ियां या नए खून के लोग आने चाहिए, यंग लोग भर्ती होना चाहिए, उनमें बहुत उत्सुक थी। वह दुनिया को यह दिखाने के लिए विशेष रूप से उत्सुक थी कि उसके पूर्वी छात्र यानी ईस्टर्न स्टूडेंट, पूरब की देशों के छात्र आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली थे और थियोसॉफी में अत्यधिक रुचि रखते थे। उनको बताना था पश्चिम के लिए कि पूर्वी के छात्र कितने कॉम्पिटेंट है या कितने प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट है, और थियोसॉफी में अत्यधिक रुचि रखते थे। कुछ हद तक ये युवा भारतीय थियोसॉफिस्ट मैडम ब्लैवर्ट्स्की और कर्नल ओलकॉट के साथ समूह तस्वीरों में यानी ग्रुप फोटोग्राफी में भी दिखाई दिए थे। उनको उस समय ग्रुप फोटोग्राफी में लिया जाता था, जो यंग थियोसॉफिस्ट थे उनको। अब मोहिनी चटर्जी के अलावा उन दौरान दो अन्य प्रमुख युवा भारतीय थियोसॉफिस्ट थे। एक थे दामोदर मालवणकर, उनका 1857 से 1885 ऐसा पीरियड था, और दूसरे थे टी सुब्बाराव, 1856 से 1890। ये तीनों युवक यंग थियोसॉफिस्ट ये समकालीन थे, एक ही समय में ज्वाइन हुए थे। वो दिसंबर 1883 में चटर्जी ने एक लेख प्रकाशित किया, द हिमालयन ब्रदर्स, क्या वे मौजूद है, ऐसा उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। थियोसॉफिस्ट मैगजीन में थियोसॉफिकल मास्टर्स और तिब्बत के तथाकथित ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड, इस पर अपने विचार प्रकट करते हुए मोहिनी चटर्जी ने दावा किया कि वह महात्मा कुथुमी जी के अनुयायी से मिले थे। उस थियोसॉफिस्ट मैगजीन में सब ये लिखा था कि महात्मा कुथुमी जी के अनुयायी थे, बाकी शिष्य थे, उनसे वो मिले थे और वे महात्मा के अस्तित्व के प्रति बहुत आश्वस्त थे। He was very confident about the existence of the masters. मोहिनी चटर्जी धीरे धीरे कलकत्ता के थियोसॉफिकल सर्कल में बहुत प्रसिद्ध हुए, प्रमुख भी हुए थे। यानी उनका कार्य ऐसा था कि वो धीरे धीरे कलकत्ता के थियोसॉफिकल सर्कल में वो प्रमुख हुए थे, और इसी कारणवश उनको कई गतिविधियां सौंपी गई थी। उन्होंने 1883 में बंगाल थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली वर्षगांठ जो थी, एनिवर्सरी, उसके दौरान उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट, बंगाल थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया था, और वो एनिवर्सरी के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा भी था। और समय के साथ मोहिनी ने ब्लैवर्ट्स्की के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया था। जैसा जैसा उनका मैडम ब्लैवर्ट्स्की से कांटेक्ट आता था, संपर्क होता था, तो ये काम करने के साथ साथ उन्होंने ब्लैवर्ट्स्की के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया था, और भारत के विभिन्न हिस्सों में उनके कुछ दौरों पर उनके साथ भी रहा हो। ब्लैवर्ट्स्की चटर्जी से इस काम की वजह से वो चटर्जी से इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्होंने यूरोपीय यात्रा से लौटने के बाद मोहिनी चटर्जी को अपना
सचिव नियुक्त करने की योजना बनाई थी उन्होंने। मैडम ब्लेवाट्स्की ने उसको अपना सचिव नियुक्त करने का फैसला किया था। 1884 में यूरोप के लिए प्रस्थान करने से ठीक पहले, जब वो यूरोप में जा रहे थे, यूरोप के दौर पे 1884 में, तो उसको जब डिपार्चर के समय में, उनके ठीक पहले ब्लेवाट्स्की और मोहिनी चटर्जी कुछ अन्य थियोस्ट, बाकी जो थियोसॉफिस्ट थे उनके साथ पश्चिमी भारत के गुजरात में वाधवान गए थे, वाधवान शहर में। वाधवान से वे फ्रांस जाने के लिए जहाज पर चढ़ने के लिए बॉम्बे गए। यह लगभग इसी समय था, यही समय था 1883-84 में, जब मोहिनी चटर्जी को महात्मा कुतुमी जी के चेला के रूप में पहचाना जाने लगा, चेला ऑन प्रोबेशन। थियोसॉफिकल प्रवचनों में चेला, यह जो संकल्पना है बहुत बार आती है, हम पढ़ते हैं, वह एक महत्वपूर्ण शब्द है। 1883 में मैडम ब्लेवाट्स्की ने एक लेख लिखा उन्होंने, चेलाज एंड ले चेलाज, जो थियोसॉफिस्ट के जुलाई अंक में प्रकाशित हुआ था। हम ब्लेवाट्स्की मोहिनी चटर्जी के ऊपर जुलाई के आखिरी में बात कर रहे हैं। ये संयोग है अपना कि उन्होंने वो चेला पर लिखा था, और ब्लेवाट्स्की के चेला शब्द को एक ऐसी उन्होंने उसकी व्याख्या भी की थी कि चेला शब्द को एक ऐसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया उन्होंने, मैडम ब्लेवाट्स्की ने, कि जो व्यक्ति ने खुद को एक गुरु के शिष्य के रूप में, या खुद को प्रकृति के छिपे रहस्य को और मनुष्य में छिपी भौतिक शक्तियों को प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक रूप से सीखने के लिए समर्पित किया है। उन्होंने चेला शब्द की एक व्याख्या की थी कि ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को एक गुरु के शिष्य के रूप में, या खुद को प्रकृति के छिपे रहस्य और मनुष्य में छिपी भौतिक शक्तियों, इनको व्यवहारिक रूप से सीखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। Blavatsky defined Chela as one who has offered himself or herself as a pupil to a guru or an adept to learn practically the hidden mysteries of nature and the physical powers latent in man. फिर से एक बार पढ़ता हूं। Madam Blavatsky defined Chela as the one who has offered himself or herself as a pupil to a guru or adept to learn practically the hidden mysteries of nature and the physical powers latent in man. In the same article, वही आर्टिकल में मैडम ब्लेवाट्स्की also outlined 7 qualifications for becoming a chela. चेला बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यताएं लगती है, उसके बारे में भी उसी आर्टिकल में उन्होंने लिखा। क्वालिफिकेशन नंबर 1, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ। जिसको चेला बनना है, he should have a perfect physical health. Second, मेंटल एंड फिजिकल प्यूरिटी। जिसको चेला बनना है उसकी मेंटल और फिजिकल प्यूरिटी होनी चाहिए। अनसेल्फिशनेस, ये वर्चू भी होना चाहिए। चौथा, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस तो चाहिए, लेकिन फेथ इन द लॉ ऑफ कर्म का जो नियम है, लॉ ऑफ कर्मा, उसमें फेथ भी चाहिए। पांचवा जो है क्वालिफिकेशन, इंट्यूशन ऑफ वन सेल्फ एज डिवाइन आत्मा। उसको इंट्यूशन भी होनी चाहिए कि वो खुद डिवाइन आत्मन है। छठवा, सेलिबसी, ब्रह्मचर्य। और सातवां, काम इंडिफरेंस। काम इंडिफरेंस यानी शांत,
इनडिफरेंस यानी कोई चीज से कोई विचलित नहीं, कोई चीज से उसको कोई संबंध नहीं, इनडिफरेंट। इसका हिंदी में ऐसा है कि उसी लेख में उन्होंने चेला बनने के लिए 7 योग्यताओं को भी रेखांकित किया है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, मानसिक और शारीरिक शुद्धता, निस्वार्थता, कर्म के नियम में सच्चाई और विश्वास, ईश्वरीय आत्मा के रूप में स्वयं का अंतर्ज्ञान, ब्रह्मचर्य और शांत उदासीनता। यहाँ उदासीनता यानी कुछ करना नहीं, कोई मैटर में जाना नहीं, क्वाइट माइंड, ही शुड हैव ए क्वाइट माइंड, शांत। जैसा अपन ग्राउंड में या जमीन में देखते हैं कि पानी, बारिश का पानी या किसी भी तरह का पानी वो गड्ढों में जमा रहता, वो शांत रहता अगर किसी ने उसको स्टर नहीं किया तो। और उसी दरम्यान अगर वो शांत है, काम है, क्वाइट है, तो उसमें अपनी प्रतिमा अच्छी तरह से दिख पाती। इसी तरह से हमारा मन क्वाइट होना चाहिए, शांत होना चाहिए। मोहिनी चटर्जी ने बहुत किताबें भी लिखे और कुछ आर्टिकल्स भी लिखे। पहला था, मोहिनी चटर्जी ने अंग्रेजी और अपनी मूल बंगाली भाषा में बहुत सी कविताएं भी की थी, कविताएं भी लिखी थी उन्होंने। और श्रीमती बोलावे ने, अमेरिकन लेडी, एक किताब है जिसका नाम है मैन, फ्रैगमेंट्स ऑफ द फॉरगॉटन हिस्ट्री, ये भी उन्होंने लिखा था और वो 1887 में प्रकाशित भी हुई थी वो किताब। उन्होंने द क्रेस्ट यानी ज्वेल ऑफ विजडम, शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि, उसका भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था। उसके बाद में इंडियन स्पिरिचुअलिटी पर भी एक बुक लिखी थी। उसके बाद में मोहिनी चटर्जी ने कुछ आर्टिकल्स लिखे। अब वो आर्टिकल के नाम ऐसे है, मोरालिटी एंड पैंथेजियम, दूसरा आर्टिकल ऑन द हायर एस्पेक्ट्स ऑफ थियोसॉफिक स्टडीज, तीसरा है क्वालिफिकेशंस फॉर चेलास, चौथा है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द महात्मा, इस पर भी आर्टिकल लिखा है। एंड आखिरी में ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड भगवत गीता, भगवत गीता का भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। उसके बाद सन 1884 में यूरोप में अपने 7 महीने के प्रवास के दरमियान मैडम ब्लावर्ट्स्की यूरोप जब गई तो 7 महीने यूरोप में रही और उन्होंने अलग अलग कंट्री को विजिट किया। 7 महीने के ट्रैवल में उसके दौरान मैडम ब्लावर्ट्स्की मोहिनी चटर्जी को अपने साथ में भी ले गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मद्रास और कलकत्ता शाखा ने फिर अगर इनका जो खर्चा करना है मैडम मोहिनी जी का, तो मद्रास और कलकत्ता शाखाओं ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो बड़ी शाखा है, उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच लोगों को प्राचीन भारतीय ज्ञान यानी एंशिएंट इंडियन विजडम, इसका परिचय किससे होना चाहिए, भारतीय थियोसॉफिस्ट के माध्यम से इसका परिचय देने के लिए चटर्जी की यूरोप यात्रा प्रायोजित की थी। उन्होंने वो स्पॉन्सर की थी उनकी यात्रा मैडम ब्लावर्ट्स्की जी के साथ। 1885 के दिसंबर तक ये जो अभी तक मैडम ब्लावर्ट्स्की के साथ में वो रहे, कार्य किए, तो 85 के दिसंबर तक ब्लावर्ट्स्की और चटर्जी के संबंध बड़े अच्छे थे। लेकिन 86 की शुरुआत में ब्लावर्ट्स्की और चटर्जी के संबंध बिगड़ गए थे जनवरी में। क्यों? तो ब्लावर्ट्स्की ने ऐसा महसूस किया था कि उनका लाडला प्यारा मोहिनी चटर्जी उनके नियंत्रण से दूर हो गया था। कुछ घटनाओं से, कुछ उनके व्याख्यान से, उनको जो रिपोर्ट मिलती थी उस पर से उन्होंने महसूस किया
कि मोहिनी चटर्जी अपने नियंत्रण के बाहर चला गया, क्योंकि चटर्जी को थियोसॉफिकल महात्मा की वास्तविक प्रकृति, द ट्रू नेचर ऑफ द महात्मा, उनके बारे में संदेह होने लगा था। विशेष रूप से उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया, मोहिनी चटर्जी ने, कि असली महात्मा, रियल महात्मा अगम्य है, अनरीचेबल है, जो न तो पत्र लिखकर संवाद करते हैं और न ही खुद को सांसारिक मामलों में यानी वर्ल्डली मैटर्स से संबंधित करते। अभी ये जो 14 जो खत लिखे थे वो डायरेक्ट उनके पास नहीं पहुंचे थे, वो पहुंचे थे थ्रू मैडम ब्लेवर्ट्सकी। इसीलिए वो कहते थे कि ये पत्र भी लिखते नहीं, पत्र लिखकर संवाद भी नहीं करते महात्मा, और खुद को सांसारिक मामलों से संबंधित भी नहीं रखते हैं, और ऐसा उनको संदेह था। लेकिन चटर्जी ने यह संदेह होने के बावजूद एचपीबी से खुले तौर पर कोई विद्रोह नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन उन्होंने अन्य थियोसॉफिस्ट के साथ अपना संदेह व्यक्त करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फाउंडर, मास्टर्स, महात्मा और एचपीबी दोनों ने मोहिनी के लिए सभी आशा छोड़ दी थी, और वे उसे एक विफलता मानते थे, एक फेल्यूअर चेला मानते थे। सन 1987 में वो धीरे धीरे थियोसॉफिकल सोसाइटी से दूर होता गया, और मोहिनी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का 1887 में इस्तीफा दे दिया, और वे कलकत्ता में अपने शहर में लौटे और वहां वकालत करने लगे। फिर 1930 तक ऐसा समझा जाता था, ऐसा कहा जाता कि वो लंदन में अपने पुत्री के साथ में थे, उनकी लड़की के साथ में वो लंदन में रहते थे। कुछ साल वो कलकत्ता में प्रैक्टिस करने के बाद वो बंबई में भी प्रैक्टिस करते थे वकालत। उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि 1930 तक वो लंदन में थे, और वो काफी बूढ़े हो चुके थे, और ही हैड लॉस्ट हिज विजन, उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी उस समय। और फरवरी 1936 में उनका देहांत हो। 1930 के आखिरी तक वो वहां पर थे, 5-6 साल वो जीवित रहे, और 1936 में उनका देहांत हुआ। ऐसे अपने जो मोहिनी चटर्जी, जिन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट किया, पश्चिमी लोगों के सामने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रिंसिपल्स, इंडियन कल्चर, इंडियन थियोसॉफी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इसके बारे में उनको अवगत करा दिया। दे वर नोन टू दिस, और बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने उनके लाइफ में इतना ही अच्छा कार्य हो चुका है उनके हाथ से। तो ऐसे मोहिनी चटर्जी को हम प्रणाम करते हैं, और आज का हमारा जो व्याख्यान है, इस पर जो हमने अभी तक व्याख्यान जो दिया, वो यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत बहुत आभार आपका। ऐसा लग रहा था कि बस सुनते ही जाए, क्योंकि आज शायद बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में सुना कि जो शायद मेरे लिए बहुत काफी कुछ बातें नहीं थी। तो मैं सभी उपस्थित सदस्यों की ओर से मैं आपका खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मोहिनी मोहन चटर्जी के लाइफ एंड इनके जो वर्क है थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए, तो बहुत अच्छे से इस विषय को आपने बहुत ही अच्छे से विथ डीप नॉलेज आपने प्रस्तुत किया है। और उपस्थित सभ्यों को मैं निवेदन करती हूँ कि रिलेटेड टॉपिक अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आप अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। यस, मैं धन्यवाद वर्षा जी। जी सर आपका भी धन्यवाद सर। मैं कुछ बताने वाले हूँ मोहिनी मान का बारे में। यस सर। एक्चुअली राउत साहब तो बहुत कुछ बता दिया। इवन ही वेंट अप टू द एंड, जो भी मुझे पता नहीं था छोटी, बट he lost his eyesight, that was also known to me.
बट कुछ बात ऐसा है जो महात्मा लेटर में है, इसमें शायद मैं आपको बताने वाले हूँ. He was a very senior advocate in Calcutta High Court. That is, and he was a direct disciple of one of our great teacher. And ऐसा भी हुआ जब फ्रांस में when he reached in the France, at that time जो कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी में होता है, and मोहन मोहन जी is a very close contact with the masters. So महात्मा ऑब्जर्व करता है वो क्या करता है. जब वो फ्रांस में पहुंचा, means he reached in France, he has no cold dresses with him. So हिमालय जो उनका आश्रम है, वहां से great teacher marked that he has gone to Europe without any dress of warm dresses. So that was at that time a severe cold. In Mahatma letter Mahatma mentioned that it was a death cold. Means if they have not protected him, he could have died on that day, that night. So from there, Mahatma protected Mohini with a warm, means his body, his room was covered with a warm cloths. So next day, Olcott reached there, and so when Mahatma mentioned it to Senate, then Senate complained that when he is coming, he should have brought his warm clothes. So that is a different thing. Then he was so close to Mahatma. Then Raut sir जो भी बताया, actually subsequently he developed the doubt. That is a very interesting thing. I congratulate him that he openly expressed it. What happened? We all the student of Theosophy should know that there are great teachers. They are guiding us. They are working for the humanity through Theosophical Society. There should not have any doubt on them. But subsequently, Mohini, who was given charge for the Europe to propagate Theosophy in whole Europe, so much talented, so much a lawyer of highest quality. Then he has doubt, and subsequently he became very disappointed before the eyes of Blavatsky, Olcott, and then Mahatma. Then again, he, as Rautji pointed out, he resigned from Theosophical Society and started practicing at Calcutta. All these things have their history. So it reflected to us that we should be aware of we are all students and our teachers are watching us. There should not be any doubt, no ego within us, because they are watching. We will work in his name, in their name, to put the Theosophical Society. Thank you, Rautji, for a nice. Thank you, sir. आपने जो ऐड किया बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी वो. Yes. It was a spiritual information you have told just now. Yes. राऊत खरं संपलेलं असं वाटत होतं किती वेळ असं तुम्ही अजून माहिती सांगत राहावं. संपूच नाही असं वाटत होतं ते सांगितलं. तुम्ही सुंदर आणि डिटेल्ड तारखांसकट, आणि हे माहित नव्हती ना ही सगळी माहिती, कारण मी कधी वाचलं नव्हतं एवढं यांच्याबद्दल. आपण किती सिनियर झालो तर पुष्कळचा त्या काळातला आपल्याला पुष्कळचा माहित नसते किंवा वाचत नाही. सर हमें मराठी नहीं आती है, हिंदी में बताइए. मैडम ब्लैवर्स्की और कर्नल ऑलकॉट जब थे उस समय जो थियोसॉफिस्ट थे, सीनियर मिले थे, वो कौन से थे उसके बारे में जनरली कितना भी पढ़ाई की तो भी केयर फॉर दैट, या फिर पढ़ने में नहीं आता, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रहती, बुक नहीं रहती. ये इधर उधर से वो कलेक्ट करके वो कंपाइल करके अगर रहा तो पता चलता.
तो इसीलिए वो जो मिस्टिक थे उस समय, एक मिस्टिक उनकी हैपनिंग थी उनके लाइफ में जो होता था, वो जाहिर है वो अपने को प्रभावित करता है। राहू ते पुन्हा पद्धतीने पुन्हा ऐकता येईल का हे? कारण एकदा गुगल मीटवरच माझी कल्पना आहे, परत ऐकता नाही येत, ते येईल का ऐकताना? हा, नाही काही पुस्तकामध्ये असते, महात्मा लेटर मध्ये काही काही असते लिहिलेलं. तुमच्या लेक्चर तुमची पुन्हा ऐकता येतील का असं विचारलं मी. कशी ऐकता येतील म्हणजे? मी PDF करून पाठवून देईल. PDF आता हे भाषण आहे, हे काही पॉइंट्स दिलेले आहेत ते एलॅबोरेट केले, ते पाठवता येईल. चालेल चालेल. कारण ते दरवेळी कधी कधी विसरून जातं तुमच्या वेळेला ते अटेंड करणं, आणि मग इतकी चुटपुट लागते, तर आम्हाला म्हटलं परत ऐकायची किंवा अशी सोय झाली तर बरं होईल. नेमकं ती वेळ विचारली की बोललं असं होतं, तर पुन्हा ऐकायची काही युट्यूब सारखी. ओके, थँक्यू सो मच. राउत जी, हाँ बोलिए सर. हाँ, ये इतना डीप जाने के बाद एक आदमी एकदम कैसे छोड़ सकता है, इस बारे में कुछ आपके विचार बताइए. देखो, बहुत अपन डीप में तो जाते हैं, लेकिन फिर भी डीप जाने के बाद में जब तक महात्मा सामने नहीं आते, कुछ लोग रहते हैं ऐसे डीप जाते हैं, लेकिन वो इसका मतलब क्या है कि डीप जाने के बाद, उस पर भरोसा करने के बाद, वो जो भक्ति थी या जो विश्वास था वो पूरा नहीं था, ऐसा समझा जाएगा ना. या कोई अनाड़ी आदमी रहता जो भगवान के ऊपर विश्वास रखता है तो 100% रखता है, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके जो क्वालिफिकेशन और उनका इंटेलिजेंस ऐसा था उस समय, इंटेलेक्चुअल, कि हो सकता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हुए हो, के बारे में तो कुछ लिखा नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे थियोसॉफिकल सोसाइटी से दूर गए. दूसरी बात, उन्होंने वेदांत का प्रचार किया था. अच्छा. कुछ कांग्रेसियों के मीटिंग में भी वो अटेंड करते थे. तो सम अनदर थिंग अट्रैक्टेड हिम. हाँ, उसका ध्यान दूसरी ओर चला गया लगता है. दूसरी ओर चला गया. हाँ, पॉसिबल. राउत सर, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और मुझे भी इनके बारे में, इनका चरित्र मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ, और आपने जिस ढंग से इसको प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. बहुत बढ़िया. वर्षा जी ने मुझे एक महीना दिया था, तो वर्षा जी को भी धन्यवाद. रोज कहीं ना कहीं खोज के निकालने, पॉइंट्स निकले, फिर उसको फिर से लिखो, फिर से ये करो, ऐसे में हो चुका है. थैंक यू सर फॉर योर हार्ड वर्क. कितने सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिला. पूरा महीना भर कुछ समय देना ही पड़ा उसको. नहीं, नंद कुमार जी बहुत आज से आपको एक नई उपाधि देना चाहता हूँ कि नंद कुमार थियोसॉफी के इतिहासकार माने जा सकते हैं. इतना आपने इतिहास के पन्नों में जीवन कर दिया हमारे सामने, मानो आप उनके साथ यात्रा में हो. नहीं सर, मैं बहुत छोटा हूँ. नहीं, मगर आपने जो, आप जितने भी छोटे हैं, आपका आकार इतना विशाल है, वो हम देख पा रहे हैं कि आपने उसको, जो इतिहास था उसको हमारी आंखों के सामने ला दिया. ये मतलब संजय युद्ध बताते थे जो उनको दृष्टि, तो लेकिन आपने दृष्टि वालों को भी एक दृष्टि दे दी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में नाम भी नहीं सुना था. बहुत बढ़िया. आप और ऐसे रत्न ढूंढ के लाइए तो हमें भी कुछ उनके जीवन से सीखने को मिले. और कारण ढूंढिए उन्होंने क्यों छोड़ दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. हाँ, नहीं, उनका वो जो उसका माइंड डाइवर्ट हुआ था कुछ, वो वेदांत यानी स्वामी विवेकानंद के लिए वो बैठक तैयार कर रहे थे. अच्छा. वेदांतों का प्रचार कर, थियोसॉफी के साथ वेदांतों का भी प्रचार करते थे. अच्छा. हाँ, तो उनका जो लेक्चर था, जैसे वेदांत स्वामी विवेकानंद जी के पहले इन्होंने बताया पूरे उधर वेस्टर्न कंट्री में. हाँ, और विवेकानंद जी बाद में थे, तो वो बैठक, उसकी वो बैठक तैयार हुई उनके लिए. वाह.
हाँ, बहुत और कुछ कहा जाता है कि वो कुछ पॉलिटिकल इसमें भी इन्वॉल्व हुए थे। हाँ हाँ कांग्रेस कुछ बंगाल का उस समय कुछ होगा वो पॉलिटिकल। क्या कांग्रेस ने तो थियोसॉफी के साथ मतलब उसके पीछे ही रही, शायद उसको वो कांग्रेस थियोसॉफी के थ्रू आना चाहती होगी उस वक्त, हाँ, जो भी हो, लेकिन ये बहुत अच्छा मतलब एक इतिहास मालूम पड़ा। अभी इतने लिखे आपने पढ़े, वो सुने, वो लेटर जितने लिखे 14 लेटर में जी ओनली मैडम महात्मा जी ने उनको अच्छी तरह से समझाया और बर्ताव कैसा करे, मैडम ब्लावत्स्की को कैसा समझे। करेक्ट। हाँ, सम चाइल्डिश थे वो उस प्रकार के, तो उनको वेस्टर्न कंट्री को लोगों के लिए, पश्चिमी लोगों के लिए इंडियन फिलोसफी स्पिरिचुअलिटी कैसी मालूम हो, तो दंडवत प्रणाम करने लगाया था उनको, नीचे सोकर उनको प्रणाम करते हैं ना। जी जी जी। मैडम ब्लावत्स्की से मुलाकात हुई तो दंडवत प्रणाम, उससे छुट्टी ली तो सी ऑफ कर दिया तो भी दंडवत प्रणाम। तो दैट इफेक्ट वाज ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, जो भी लोग थियोसॉफी थे उन पर बहुत पैमाने पर वो गिरा नहीं था, क्योंकि थियोसॉफी भी शुरुआत में वेस्टर्न लोगों के लिए बनी। हाँ, वो मटेरियलिस्ट थे, और ये पूरा मटेरियलिस्टिक जो चीज है वो पूरी दुनिया में न फैले, ऐसा महात्मा को लगा। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए तरल जी ने जो उपाधि दी राउत साहब आपको, उसके लिए उसको मैं अनुमोदन देता हूँ। आप थियोसॉफी की इतिहासकार करके आपको एक जो उपाधि तरल जी ने दी है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। धन्यवाद। और ऐसे ही हमें जो पुराने जो लीडर थे उनके जीवन के बारे में अगर मालूमात हो तो बहुत अच्छा होगा। ये तो पहली बार में इनके बारे में, मैंने भी पहली बार ही इनका नाम सुना और इनके बारे में जानकारी हासिल की। थैंक यू। थैंक यू। अभी और एक बचे हैं अपने 30 12, उन्हें भी लाई 30 12 बचे हैं अभी, उनमें से वो 3 थे ना। अच्छा। दामोदर मावनकर, मोहिनी चटर्जी और 30 12। सर अक्टूबर में इसके लिए अभी से मैं बताती हूँ, अभी से मैं बताती हूँ अक्टूबर में। अभी भी डेट फिक्स कर दिए, मुझे वो कलेक्शन के लिए टाइम समय मिल जाएगा। 2 मंथ। बिल्कुल। और मीरा जी को भी धन्यवाद। मेरा मतलब है मीरा जी को चाहिए आज। नंद कुमार जी। हाँ बोलिए सर। नंद कुमार जी। हाँ बोलिए सर। आपने काफी इसके हिस्ट्री के बारे में बताया। हाँ, मैं वो बातों को और क्लियर करूँ, जो हमारे मावलंकर जी थे और ये मोहिनी जी, हाँ, और उनको ज्यादा प्यार ऑकल्टिज्म से था। हाँ, ऑकल्टिज्म में उनकी इतनी रुचि थी और कोई बातें हर्षवर्धन जी, हाँ जी, आपकी आवाज वाली आ रही है, वो माइक निकाल ली। थैंक यू। नहीं वो निकल जाएगा तो फिर बात नहीं हो सकेगी, ऐसा हो जाएगा। अभी आ रही है आवाज? सर खराश ज्यादा आ रही है आवाज। ओके, अभी आवाज आ रही है शायद? हाँ सर, अभी बराबर आवाज है? यस सर, परफेक्ट और मधुर आवाज है। मधुर आवाज है। अरे क्या बात है। नंद कुमार जी, मैं एक बात ये आपसे, आपने इतना बड़ा स्टडी किया है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ड्यूरिंग द इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1885 टू 2005 काफी कुछ ऐसा है जिसमें कई हमारे गुजरात के जैसे मावलंकर जी वहां पर पहुंचे, उसी तरह से कई बंगाल के भी जो थे, जैसे मोहिनी मोहन चटर्जी का जो आपने इतना स्टडी करके बताया, उसमें एक और नाम भी जुड़ता है, वो बाद में आता है अच्युत पटवर्धन जी का। आप मुझे भी इतना इंटरेस्ट इतना था कि इनके बारे में मैं जानूं। जैसे मैंने टी सुब्बाराव के बारे में उस वक्त, जैसे हमारे यहाँ जमीन खरीदी गई, अडियार का जो कैंपस था उसको बढ़ाया गया, ये सब बातों में टी सुब्बाराव जी का बड़ा ही कंट्रीब्यूशन था। और बम्बई से अडियार ले जाने में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है उसको वहां पर बनाने में उन्होंने काफी हिस्सा लिया था। तो ये जो सब लेकिन इनमें जुड़े हुए जो लोग थे वो टी सुब्बाराव और हमारे जो यहाँ के गुजरात के, वैसे वो मराठी थे, वो मावलंकर जी,
वो दामोदर मावलंकर जी उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन मोहिनी मोहन चटर्जी का जो रेजिग्नेशन देने का जो इंसिडेंट है वो ऑकल्टिज्म में बड़ी अहमियत रखता है। ये मैंने स्टडी जब किया तब मुझे इतना उसके बारे में ऐसा लगा कि कोई एक संस्था को छोड़कर नहीं जा रहा है, उसके पीछे जो महात्माओं ने जो बातें बताई है वो तो है, और उसकी बात को अच्युत पटवर्धन जी ने इस तरह से वो सामने लाए जैसे जे कृष्णमूर्ति को थियोसॉफी में होना और नहीं होना दोनों के बराबर लगता है कि वो थियोसॉफी से ही उभरे और बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी पे जैसे छोड़ दिया तो कई लोगों ने ऐसे मिसअंडरस्टूड किया, गैर समझे वो आई। और बाद में हम देखते हैं कि राधा बनियर जी के जो भी प्रयास थे उस प्रयास के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी कैंपस में दोबारा कृष्ण जी ने कदम रखा और कुछ ईयर तो मेरे ख्याल से 81 82 कुछ होगा, उसमें उन्होंने आने का वहां पर पूरे कैंपस में घूमने का एक ऐसा उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। तो हम देखते हैं कि ऐसे कई हमारे यहाँ जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के बाद 25 इयर्स का जो वक्त है उसमें जिन्होंने ये काम किया है वो ऑकल्टिज्म में बहुत बड़ा काम किया है। उसमें से एक नाम है मोहिनी मोहन चटर्जी का, दूसरा आता है दामोदर मावलंकर जी का, और उसके बाद में जो सेकंड जो लाइन आती है उसमें अच्युत पटवर्धन जी है। तो मेरा भी आपसे उम्मीद रहेगी कि आप तीनों को मिलाकर बात करना कभी भी आप बात करें तो ठीक है। थैंक यू। नंद कुमार साहब आपका माइक अच्छा म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नंद कुमार म्यूट है, नंद कुमार सर आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आती। अब ठीक है। जब कृष्ण जी वसंत विहार में रहने लगे, आपने कृष्ण जी की बात की है ना हर्षवर्धन सर, तो जब वो कृष्णमूर्ति वहां रहने गए तो मैडम एनी पेजेंट को कुछ थियोसॉफिस्ट लोगों ने सवाल किया कि कृष्णमूर्ति जी ने थियोसॉफी छोड़ दी, ये सरप्राइजिंग लगता नहीं क्या आपको? ऐसा उन्होंने एनी पेजेंट को कहा। एनी पेजेंट ने कहा अगर नहीं छोड़ते थे तो सरप्राइजिंग लगता था। जैसा कि हम स्कूल में पढ़ते हैं जी, फिर स्कूल के बाद में कॉलेज में जाते हैं, फिर कॉलेज का पूरा एजुकेशन होने के बाद वापस कॉलेज में नहीं जाते, जैसी स्टेज बढ़ती है फिर वापस वी डोंट स्टडी इन प्रीवियस क्लास। तो उसी प्रकार की उनके जो कि देखिए वो जैसे जैसे बड़े होते गए उम्र में वैसे वैसे उनके स्टेटमेंट भी बदलते गए। पहले 3 साल जो यंग जब थे तब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो बाद में उम्र में 80-85 की उम्र में उनका स्टेटमेंट बदल गया था। तो एज एंड व्हेन जैसे जैसे उनका बदल गया, वो चेंजेस हो गए उनमें, वैसे वैसे स्टेटमेंट दिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी उनको, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने। और दूसरी बात, बाजार जैसा हुआ था, हर कोई बोलता था उनके समय कि मुझे महात्मा दिखे, तो महात्मा ये शब्द इतना पूजनीय और पवित्र समझते थे वो कि इसका बार बार अपन यहाँ कैंपस में रहे तो ये हर बार ये लोग कहेंगे। कुछ लोग जो कॉम्पिटेंट नहीं थे वो भी कह रहे थे कि हमने भी महात्माओं से मिले, हमें भी महात्माओं ने दर्शन दिए। तो उन्होंने ये स्टॉप करने के लिए वो सेपरेट हो गए, उन्होंने छोड़ी नहीं वो, क्योंकि 40 साल तक वो महात्मा उनके शरीर से बात करते थे, उनके साथ में रहते थे। इनर लाइफ का एक किताब है, उसमें देखो 40 years द महात्माज यूज्ड हिज बॉडी, तो उनके साथ में ही थे महात्मा। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी छोड़ी नहीं थी, वो उसमें भी बहुत बड़ा मीनिंग है वो। सही बात। थैंक यू। बहुत अच्छी आज नई रोचक ज्ञान सबर माहिती हमें जानने को मिली। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच नंद कुमार साहब, और ऐसे ही अच्छे विषय लेके आप हर 2 महीने हमारी रोहित लॉज में आते रहिए। अब आगे का जो 7 अगस्त के जो प्रोग्राम है इसके अनाउंसमेंट मैं करती हूँ कि हमारी रोहित के जो वाइस प्रेसिडेंट है ब्रदर हर्षवर्धन शेठ सर, इनका प्रवचन है जे कृष्णमूर्ति जनरल 1973, 7 अगस्त नेक्स्ट सैटरडे।
तो इसी अनाउंसमेंट के साथ वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल, और ये कार्यक्रम को यहाँ पे हम समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते डोलिया सर, पकवाला थैंक यू। सबको नमस्ते प्रणाम। हाँ सर। दामोदर साहब के लिए भी जरूर बताना एक बार। आप लोग सीनियर थियोसॉफिस्ट है,